एक लड़का अपनी भाभी के पास पहुंचा। मिठाई का डिब्बा हाथ में होता है। भाभी के सामने मुस्कुराते हुए कहता है कि भाभी बहुत बहुत मुबारक हो, मुझको नौकरी मिल गई है। भाभी ने जैसे ही सुना, भाभी खुश हो जाती है, मिठाई खाती है, पूछती है कहाँ नौकरी लग गई है। वो कहता है कि मेरी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई है, अब मैं जल्दी से यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जाता है तो उसकी भाभी एकदम से शांत हो जाती है। पूछता है भाभी शांत क्यों हो गई, क्या बात है, क्या दिक्कत आई। तभी इसी बीच में कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं। इसी बीच में उस लड़के ने कहा कि भाभी अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मुझे भैया का नंबर दे दीजिए, मुझे भैया का एड्रेस दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मेरी नौकरी लग गई है, तो इसलिए मैं उनसे वहाँ पर मुलाकात भी कर लूँगा। जैसे ही भाभी ने ये बात सुनी, भाभी एकदम से शांत हो जाती है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होती। लेकिन देवर ने यही सवाल फिर दोबारा से कर दिया, भाभी मुझे नंबर दे दीजिए और उनका पता दे दीजिए, मुझे भैया के पास एक दो दिन वहाँ रुक जाऊँगा, उनसे भी बातचीत कर लूँगा। और वैसे भी भैया से मिले हुए लगभग 2 साल के आसपास का समय हो गया है। घर वाले, परिवार वाले सब के सब परेशान रहते हैं, उनसे बातचीत ही नहीं हो पाती। जब इस तरह की बात आती है तो उस महिला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लड़का एक के बाद एक कई बार बस एक ही बात को दोहरा रहा था और बार बार ये पूछ रहा क्या कि मुझे भैया का नंबर चाहिए, मुझे भैया का पता चाहिए। जब उस महिला ने नंबर देने से और पता बताने से साफ इनकार कर दिया, और वो ये कहती है कि तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि तुम्हारे भैया जहाँ काम करते हैं वो फैक्ट्री वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो किसी से संपर्क करें, किसी से बातचीत करें। लड़का कहता है कि ठीक है, वो बातचीत करने के लिए मना करते हैं, तो क्या कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का कोई व्यक्ति उनके घर पे नहीं जा सकता, उनके रूम पे नहीं जा सकता, या रूम पे जाने में भी किस तरह की पाबंदी लगी हुई है। तो इस बात पर महिला कहती है कि मैं ना तो उनका नंबर दे पाऊंगी और ना ही उनका मैं पता दे पाऊंगी। लड़का परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद सीधा अपने परिवार के बाकी सदस्यों के पास पहुंचता है। वहां जाने के बाद जो भी हुआ है, देवर और भाभी के बीच में बातचीत का सिलसिला, पूरी की पूरी बात बताई जाती है। अब परिवार के लोगों को यहाँ पर कुछ शक हो जाता है। शक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2 साल से ना तो उस लड़के को किसी ने देखा था, ना ही किसी ने बातचीत की थी। तभी सभी के सब इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उस महिला के पास पहुंचते हैं और महिला से वो सख्ती से बातचीत करते हैं। और सख्ती से बातचीत करने के बाद कहते हैं जितनी जल्दी हो सके नंबर भी दो और उसका पता भी दो। यदि नंबर और पता नहीं दोगे तो हम अभी की अभी पुलिस बुलाते हैं, फिर पुलिस तुमसे अपने तरीके से बातचीत करेगी, तो तुम सब का सब जो सच है वो एकदम से उगल दोगी। इस तरह की बात जब महिला ने सुनी तो महिला एकदम से डर जाती है, कांपने लगती है, कहती कि आप पुलिस को मत बुलाओ और जो भी बात है मैं सब कुछ सही सही बताने को तैयार हूँ। जब इस तरह की बात आती है तो जब घर वाले एकदम सुनने को तैयार थे, बेताब थे कि आखिरकार वो क्या बोलने वाली है, तभी वो कहती है कि वो मर चुके हैं और वो उनकी जो लाश है एक कारखाने के अंदर दफन पड़ी हुई है। परिवार वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो ये घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल उस प्रदेश में बल्कि प्रदेश की सीमाओं को पार करती हुई वो देश की सीमा को भी पार कर जाती है। जहां जहां तक लोगों ने इस घटनाक्रम के बारे में सुना, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है कि 2 साल तक उसने इस राज को ऐसा दफन करके रखा कि किसी को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। अगर वो लड़का ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा होता तो शायद इस घटनाक्रम का खुलासा होने में पता नहीं और कितना वक्त लग जाता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जामनगर की। जामनगर में दरेड़ GIDC एक इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ये तारीख थी 28 जुलाई 2026। ACP होती हैं प्रतिमा। प्रतिमा अपने साथ अपनी पुलिस की पूरी टीम को, अपनी फॉरेंसिक टीम को, साथ ही एक मजिस्ट्रेट साहब को अपने साथ लेके जाते हैं। दोपहर के आसपास का समय हो रहा था और ये दरेड़ GIDC के इलाके में जो कारखाना होता है, उस कारखाने फिलहाल किसी और पर उसका स्वामित्व है, यानी कि और कोई उस पर किराए पर रह रहा है। वहाँ पर कुछ और काम चल रहा था। एक बैल बजाई जाती है और बैल बजाने के बाद फिर वहाँ से एक कर्मचारी निकल के आता है। पूछा जाता है क्या बात है, बाहर पूरी फोर्स खड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमें आपकी फैक्ट्री की तलाशी लेनी है। जब तलाशी लेने वाली बात आती है तो वो कहता है कि मैं मालिक से बातचीत करके आता हूँ। इधर जिसने दरवाजे पर यानी गेट पर आके बातचीत की है वो मालिक के पास जाता है, मालिक से पूरी बात बताता है। मालिक तुरंत भाग कर आता है, कहता है कि साहब हमसे कोई गलती हुई है क्या? बोले गलती नहीं हुई है,
इसमें पुलिस टीम के साथ एक महिला भी होती है और साथ ही एक पुरुष भी होता है। वो दोनों के दोनों पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। उन दोनों ने कहा कि हाँ, हम इसी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। अब जब फैक्ट्री का दरवाज़ा मन की गेट खुलता है, गेट खुलने के बाद वो आगे आगे होते हैं, पुलिस की टीम पीछे पीछे होती है। सीधा जाते हैं और जाके फैक्ट्री में एक स्थान पर जाकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद इशारा करते हैं। इशारा जब किया जाता है तो उसके बाद फिर मज़दूरों का इंतज़ाम किया जाता है। और जैसे ही मज़दूर आते हैं अपनी कुदाल लेके, अपने जो भी उनके पास औज़ार होते हैं, आने के बाद यहाँ पर गड्ढा खोदने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है, लेकिन मज़दूर जो होते हैं 5 या 6 जो भी थे, वो छोटा सा गड्ढा भी नहीं खोद पाए थे, क्योंकि जो सीमेंट की परत थी वो लगभग 1 फीट से ज़्यादा थी। 1 फीट से ज़्यादा परत होने की वजह से उसमें चाहे कितना ही मज़दूर कोशिश करता रहता, लेकिन उससे कुछ होने वाला तो था नहीं। इसके बाद ड्रिल मशीन मंगाई जाती है। ड्रिल मशीन के साथ साथ कुछ ऐसे औजार मंगाए जाते हैं जो मशीनों के माध्यम से ही चलने वाले थे। उसके बाद फिर यहाँ पर खुदाई होना शुरू हो जाती है। 7 से 8 घंटे का समय लगता है। आखिरकार फिर गड्ढा जब खोदना शुरू कर दिया जाता है तो गड्ढे की खुदाई करने में लगभग 11-12 फुट की गहराई में जाया जाता है। और जब गहराई में जाया जाता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के, इंसान का कंकाल निकलने लगता है। छोटी छोटी हड्डियाँ निकलने लगती हैं, कपड़े निकलने लगते हैं। एक एक कंकाल के टुकड़े को उसको निकाल कर बाहर रखा जाता है। जितने भी यहाँ पर लोग थे, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, सोचने पर मजबूर थे। आखिरकार इस फैक्ट्री के बारे में पता किया जाता है तो कई साल से ये फैक्ट्री किसी व्यक्ति के हाथ में थी, वही इसकी देखरेख कर रहा था, सब कुछ उसी की जिम्मेदारी में चल रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात थी, अफसोस की बात यह थी कि इस बात का किसी को पता ही नहीं चल पाया कि एक व्यक्ति जो गायब हो चुका था वो रहने वाला था सिटी ब्लॉक स्टेशन का, नाम जिसका होता है जिग्नेश मवादिया, और जिसका उम्र होती है लगभग 30 साल के आसपास। और साथ में जो पुलिस टीम की आई हुई थी एक महिला जिसका नाम होता है पृथ्वी मवादिया, और दूसरा एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नीलेश कचेरिया। ये दोनों व्यक्ति थे। ये दरअसल ये तो होते हैं प्रेमी और प्रेमिका, और जिसकी लाश दफन थी वो होता है पति जिसका नाम जिग्नेश होता है। अब यहाँ से इस घटनाक्रम के बारे में जानने में जुट जाते हैं। बात सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या अखबार हो, हर कोई इस खबर के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में जानने में इतना उत्सुक हो रहा था कि पुलिस वालों से बार बार एक सवाल कर रहा था कि साहब कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे कहानी शुरू हुई। तब कहानी निकल के ये आती है। करीब 7 साल पुरानी बात है। जामनगर का रहने वाला नीलेश कचेरिया होता है, उसकी मुलाकात होती है पृथ्वी नाम की एक लड़की से। हालांकि दोनों की उम्र में ऐसा बताया जाता है दोगुने का अंतर है, यानी कि लड़की अगर 20 साल की है तो वो 40 साल का है, लड़की अगर 15 साल की थी तो वो 30 साल का होता है। ये 7 साल पहले एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अपने ही दुगनी उम्र के लड़के से जब प्यार हो जाता है तो उसके साथ वो जैसे पति और पत्नी रहते हैं, यानी कि एक अनैतिक रिश्ते में बन जाते हैं। अनैतिक रिश्ते में बनने के बाद एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता था, खूब सारी बातें होती थी, मुलाकातें होती थी। ऐसा भी दावा किया जाता है कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लिए जाते थे। वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है। जो लड़की होती है पृथ्वी, उसके परिवार वाले एक रिश्ता लेके आते हैं ढूंढ के, और रिश्ता होता है सिटी बी पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले जिग्नेश मवादिया के से, और उनसे शादी वादी हो जाती है। जब शादी होती है तो ये लड़की जो होती है पृथ्वी जिसका नाम होता है, वो अपने प्रेमी के पास जाती है। प्रेमी से जाकर कहती है कि हमारा और तुम्हारा जो साथ था बस यहीं तक था, हम इससे ज़्यादा अब आगे ना बढ़ सकते हैं, ना कभी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हमने जो एक दूसरे के साथ समय बिताया है, वक्त बिताया है, वो बहुत ही खूबसूरत वक्त है, इसे कभी भूलने की कोशिश मत करना। ये दोनों अब अपनी अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं। प्रेमी अपने रास्ते निकल जाता है, प्रेमिका जो होती है वो पति के साथ निकल जाती है। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में अब नॉर्मल हो जाता है। उधर उसको 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं पृथ्वी को, और वो अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन बाजार के अंदर नीलेश से मुलाकात हो जाती है, और जैसे ही नीलेश का और पृथ्वी का आमना सामना होता है तो वो दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख के बारे में बातचीत करते करते फिर कहते हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो। आपस में एक दूसरे के पते के बारे में पूछते हैं। अब ये पहली मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकातों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है। मुलाकातें होती चली जाती हैं। जैसे शादी से पहले मिलते थे, ठीक वैसे ही शादी के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जैसे उनके पहले से
अमर्यादित रिश्ते में बंधे हुए थे, वैसे ही अमर्यादित रिश्ते में फिर से बन जाते हैं। सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं, लांघ देते हैं, और मान मर्यादाओं को तोड़ने के बाद फिर से वो ऐसे रह रहे थे जैसे पति और पत्नी हो। लेकिन इस बात का किसी को एहसास नहीं था, इस बात का किसी को भनक नहीं था। अब इन्होंने एक प्लानिंग सोची। इन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे क्या एकदम से कभी भी मुलाकात हो जाए। इसलिए उन्होंने जो दरेड़ इलाका लगता है वहाँ पर GIDC, जहाँ पर बहुत सारी कारखाने हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो यहाँ पर ये नीलेश अपनी प्रेमिका से बातचीत करता है कि मैं एक कारखाना ले लेता हूँ और इस कारखाने में हम फर्नीचर का काम करेंगे, अपने पति से मेरी मुलाकात करा देना और मैं उसे पार्टनरशिप का ऑफर दूंगा। जैसे ये बात कही जाती है, पृथ्वी ने अपने पति से कहा, पति जाकर उससे मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद ये एक कारखाना किराए पर ले लेते हैं। कारखाना किराए पर लेने के बाद वहाँ पर फर्नीचर का काम डाल देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और ये प्रेमिका और प्रेमी जो होते हैं, इनको मिलने का अब और भी आसान रास्ता मिल जाता है। लेकिन एक दिन इस बात का पति को पता चल जाता है। पति ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करना शुरू किया तो यहाँ से बात फिर खराब होने लगती है। इन्हें लग रहा था कि मिलने में आज़ादी होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो पति होता है अब बीच में कहीं ना कहीं अड़ंगा बन जाता है। ये महीना आता है मई का और साल होता है 2024। मई 2024 की बात है। पति को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रेमिका होती है और प्रेमी होते हैं, दोनों मिलने के बाद फैसला करते हैं कि आज इसका काम तमाम कर देते हैं। ये एक पार्टी करते हैं, शराब वराब पी जाती है, खाना पीने मंगाया जाता है। उसकी जो शराब होती है उसमें साइनाइड मिला दिया जाता है और साइनाइड जो होता है, ऐसा उसके बारे में कहते हैं कि आज तक कोई उसका स्वाद नहीं बता पाया है। जैसे जीभ पर रखा जाता है आदमी एकदम मर जाता है। ऐसे होता है, उसकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर साइनाइड मिला दिया जाता है और जैसे ही जिग्नेश ने कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू ही की थी, पीते ही वो मर जाता है। जो मर जाता है तब यहाँ प्रेम, उसकी जो पत्नी होती है और पत्नी का जो प्रेमी होता है, ये फैसला करते हैं कि अब इस लाश का क्या करें। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी फैक्ट्री के अंदर गड्ढा खोदा जाए, गड्ढा खोदने के बाद उसे दफना दी जाए। अब दोनों मिलने के बाद क्या जालसाजी करते हैं, क्या चालाकी करते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन वो लगभग 12 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को उसके अंदर डालते हैं। उसके अंदर डालने के बाद उसे कंक्रीट से पूरी तरह से पाट देते हैं। कंक्रीट थोड़ी बहुत नहीं डाली जाती, कंक्रीट लगभग 1 फुट की परत बनाई जाती है। 1 फुट की परत इसलिए बनाई जाती है कि भविष्य में भी अगर इसकी खुदाई होने लगे तो शायद कोई खोदने के लिए एकदम से तैयार ना हो। अब ऐसी स्थिति में 2 साल का समय इसलिए भी बीत जाता है। उस महिला ने, जिसका नाम पृथ्वी होता है, अब जिग्नेश के परिवार वालों से, उसके रिश्तेदारों से वो हर प्रोग्राम में शामिल होती थी, हर शादी में शामिल हो रही है, हर त्योहार पर शामिल हो रही है, उसके घर भी लोग आ रहे हैं, सब कुछ वो नॉर्मल जिंदगी जी रही है। कोई पूछता था कि जिग्नेश कहाँ पर गया है, तो वो कहती थी जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में गया है काम करने के लिए। लेकिन जिग्नेश की जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, बड़ी अजीब किस्म की है। बातचीत करने के लिए मना कर देते हैं कि बातचीत नहीं कर सकते। अब क्या करें क्या ना करें, ऐसे करते करते 2 साल का समय बिता देती है वो। लेकिन 2 साल तक किसी को इस बात का एहसास नहीं होता कि जिग्नेश मारा जा चुका है, उसकी लाश एक कारखाने में दफन है। लेकिन इसी परिवार में जो जिग्नेश के काका होते हैं, काका का बेटा होता है, बेटा जो उसने भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई किया था, नौकरी लग जाती है। खुशी खुशी भाभी के पास जाता है मिठाई लेकर कि भाभी मेरा भी नंबर अब ऑस्ट्रेलिया में आ गया है, मैं भी अब वहीं पर काम करूँगा। लेकिन भाभी को अब यहीं से उसके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। भाभी ने हालांकि बहुत कोशिश की, ना तो पता बताया ना नंबर बताया, लेकिन वो उसका काम नहीं आता है। परिवार वालों को शक होता है, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस अभी इनको लगभग 48 घंटे तक, उस महिला को, पृथ्वी को और साथ ही नीलेश को 48 घंटे तक उन्हें अपनी हिरासत में लेकर उनसे जब पूछताछ करती है, सख्ती से बातचीत करती है, तो 48 घंटे के बाद वो टूटते हैं और तब सच, तभी कहानी निकल के लोगों के सामने आती है। और ये इस दौर में कहानी सामने आती है जैसे आगरा में एक महिला ने अपने पति को मार के बाथरूम में दफना दिया था। जैसे क्या एक लड़की ने, जो पुणे में होती है, उसने अपने ही मंगेतर को मार के, उसके मतलब कि धक्का देकर उसे सीधा पहाड़ी से गिरा दिया था। 400 फीट की गहराई के जाके गिरा था। ऐसे ही मेरठ में एक महिला ने सांप से अपने पति को कटवा कर मरवा दिया था। तो इस तरह की जो आए दिन अखबारों में घटनाएं आ रही हैं, ये सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ये महिला कर क्या रही हैं। अगर इन्हें अपने प्रेमी के साथ ही रहना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये चली क्यों नहीं जाती हैं। लेकिन बार बार वो
जब कत्ल की बात करते हैं तो इससे ना जाने कितने लोगों में एक दहशत बनी हुई है इन महिलाओं के प्रति कि आखिरकार ये महिलाएं चाहती क्या हैं। बहुत से लोगों ने तो ये फैसला कर लिया कि शादी करने से भी लोग अब घबराने लगे हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि पत्नी पता नहीं कब कौन सा रूप धारण कर ले और कौन से तरीके से, कौन से टेक्निक से पति को मौत के घाट उतार के उसे बिल्कुल ख़त्म ही कर डाले। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते अल्फेज रज़ा हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और राजस्थान चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं रितेशपुरी गोस्वामी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं मोहम्मद नबी हसन, चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं पवन लोधी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू के रहने वाले हैं प्रीतम, नेपाल के रहने वाले हैं इंदिरा कार्की, आसाम के रहने वाले हैं दिमालू सैनारी, बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं शफीक सलमानी, खैराबाद सीतापुर से हैं मोहम्मद सुफियान, उड़ीसा के रहने वाले हैं जितेंद्र, जीतू, मानस, शुभम, गांव कैलन के रहने वाले हैं कैलन बीकानेर राजस्थान से निहाल खान, बड़ौद के रहने वाले हैं आबिद खान, कन्नौज से हैं अमन कुमार। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।